हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है और डेली लाइफ से जुड़ा हुआ भी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैटर है, मैटर से बहुत अच्छे से फेमिलियर है, हमें पता है कि मैटर क्या होता है। तो सिंपल से कोई पूछे कि मैटर क्या होगा, तो कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसका मास होता हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, है ना, जिसका मास है, वजन है, कुछ भी कम ज्यादा जो भी है, और जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है ना, जो जगह घेरती है। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि उसकी लेंथ भी होनी चाहिए, ब्रेड्थ होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। तो वो सब किसके अंदर आते हैं? वो सब आ गए मैटर के अंदर। तो अब मैटर मैटर नहीं है, अब मैटर क्या है? स्टेट है। मतलब कि हमें किस चीज को पढ़ना है? हमें पढ़ना है स्टेट को। अब हमारा जो फोकस मैटर पे नहीं है, हमारा मेन फोकस है स्टेट के ऊपर, कि स्टेट क्या होती है, स्टेट को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, क्या रियल में स्टेट ही सब्सटेंस होती है। कह सकते हो स्टेट इज ए सब्सटेंस, स्टेट में बी डिफाइन एज ए सब्सटेंस, कि इस स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं एक सब्सटेंस के फॉर्म में। कैसे डिफाइन करोगे? स्टेट एक्चुअल में होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? तो स्टेट का मतलब सिंपल सा क्या है? स्टेट एक फॉर्म होती है जो फिजिकली हमें दिखाई देते हैं, जो फिजिकली हम फील कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट कोई मैटर नहीं है, ध्यान रखना, स्टेट कोई मैटर नहीं है। अगर स्टेट कोई मैटर होता तो मार्केट में कहीं ना कहीं तो मिलता, है ना, कनीना नहीं तो मेन्नेगढ़ मिलता, नहीं तो रेवाड़ी मिलता, कहीं तो मिलता है। तो जो स्टेट है, स्टेट इज नॉट ए सब्सटेंस, इट इज ए फॉर्म इन विच मैटर प्रेजेंट। एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है ना, जिसको हम फील कर सकते हैं। जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो ये सब के सब क्या हो गए? ये सब फॉर्म हो गई, फॉर्म ऑफ मैटर हो गई। स्टेट का मतलब फॉर्म, दैट इज द फॉर्म इन विच मैटर एग्जिस्ट, द फॉर्म इन विच मैटर एग्जिस्ट। एक ऐसी फॉर्म जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है, वो फॉर्म कहलाती है स्टेट। ठीक है। अब हमने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा था, फोर्थ चैप्टर पढ़ा था, वो सारे चैप्टर किसको रिलेटेड थे? एटॉमिक प्रॉपर्टीज को लेकर के, पर्टिकुलर एटम को लेकर के थे, या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को लेकर के थे, है ना। जैसे कि मैंने पढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी, तो मैं एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहा हूँ तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इंडिविजुअल हमने स्टडी किया, बट जो स्टेट है वो इंडिविजुअल की हो ही नहीं सकती है। स्टेट रिप्रेजेंट्स बल्क। ठीक है, तो जो स्टेट होती है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो बल्क को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या सिंगल मॉलिक्यूल, कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल है वो बॉइल हो सकता है क्या? क्या कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल फ्रीज या मेल्ट हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेल्ट होने की, बॉइल होने की, फ्रीज होने की, ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? बल्क की होती है, एक अकेले सिंगल पार्टिकल की नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम यहां पर जो स्टेट ऑफ मैटर है, एक्चुअल में हम वहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? एक प्रॉपर्टीज विच रिलेटेड टू देयर बल्क। जब पार्टिकल्स लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में होते हैं, तब जो प्रॉपर्टीज होंगी वो प्रॉपर्टीज रिलेटेड होंगी स्टेट ऑफ मैटर से। क्लियर है? आई बात समझ में? तो जो स्टेट होती है, फिजिकल जो स्टेट हम कह सकते हैं आंसू, तो वो कितने टाइप की होती है ना। हमने 9th में भी पढ़ा, हमने 11th में भी पढ़ा कि हम मैटर को फिजिकली हम क्लासिफाई कर सकते हैं 5 में। कौन कौन सी? सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन से नहीं जुड़े हुए और अभी इनके ऊपर रिसर्च चल भी रही है। प्लाज्मा तो कहां पर बनता है? प्लाज्मा सन्स में बनता है, स्टार में बनता है, सीएफएल जो हमारे बल्ब या सीएफएल होती है उसमें भी प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। उसी प्लाज्मा की वजह से ये चीजें सारी ग्लो करती है। बट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का तो मैं शायद कोई डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दे पाऊं, वो सिर्फ अभी लैब में ही एग्जिस्ट करता है। तो जो डेली लाइफ से जो एग्जांपल है वो कौन कौन से होंगे हमारे पास? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड स्टेट
लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो अब बात ये आती है कि भाई सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस स्टेट है, ये अलग अलग स्टेट है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड स्टेट ऑफ मैटर, नॉट ए मैटर, ठीक है। तो मतलब कि स्टेट चाहे जो भी हो, कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी फॉर ए गिवन सब्सटेंस। मतलब ये नहीं होगा कि स्टेट चेंज होती है वो सब्सटेंस ही चेंज हो गया, कंपोजिशन बिल्कुल सेम, बाहरी आवरण चेंज हो सकता है, अपीरियंस, आउटर अपीरियंस चेंज हो सकती है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास आइस है, वाटर की आइस है, ठीक, पानी की बर्फ बनाई है, दूध की नहीं है, ठीक है, आइस है। तो आइस का फॉर्मूला क्या बताओगे आप, H2O ब्रैकेट S मतलब सॉलिड है। अगर मैं कहूं कि भाई वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, आप क्या लिखोगे, H2O ब्रैकेट L मतलब लिक्विड हो गया। अगर मैं कहूं कि स्टीम भाप है तो आप क्या लिखोगे, H2O ब्रैकेट G मतलब कि वो गैसियस स्टेट में है। मतलब तीनों का ही फॉर्मूला क्या रहा, H2O, मतलब कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है। तो वही चीज कहना चाह रहा है कि स्टेट चाहे जो भी हो, अगर सब्सटेंस सेम है तो कंपोजिशन भी बिल्कुल सेम रहेगी। मतलब कि स्टेट चेंज हो जाने से कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल उसका जो आउटर अपीरियंस है वो चेंज हो जाती है। मतलब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, और गैसियस स्टेट में कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी। बस फर्क ये पड़ सकता है कि कोई जल्दी से हो जाए और कोई किसी को थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगती हो। मतलब कि यहाँ पर कि जो सॉलिड, लिक्विड और जो गैसियस स्टेट है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट नहीं करती है कि भाई सॉलिड की सबसे कम एनर्जी होती है, गैसेस की सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है ना। क्योंकि मैंने आइस है, मैंने आइस को एनर्जी दी, हीट दी, और उसने हीट को सोख लिया, एब्जॉर्ब किया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने लिक्विड को एनर्जी दी, लिक्विड ने भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और गैस में कन्वर्ट हो गया, मतलब गैसेस की एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो कहता है कि जो स्टेट ऑफ मैटर है सिर्फ उनकी एनर्जी का एक डिफरेंस नहीं होता है, बट कि ये उनके अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली अरेंज होंगे, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगी, वहीं पर जो गैसेज होंगे इसके पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं। तो अरेंजमेंट का भी फर्क होता है, बट ये कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकता है। इवन एक सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम, a single substance can exist in all three states, ठीक है। एट सेम टाइम मतलब साइमल्टेनियसली वर्ड यूज कर सकते हो, साइमल्टेनियसली एनी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, एक ही टाइम पे तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। इसको आप ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि H2O है, H2O लिक्विड भी रहेगा, सॉलिड भी रहेगा, और गैसियस फॉर्म में भी, जब टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 4.58 mm ऑफ मरकरी। तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के ऊपर ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर एग्जिस्ट, एंड दिस इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या कहलाएगा ये, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट क्यों, क्योंकि यहां पर तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। बट बात ये आती है कि भाई सॉलिड की भी वही कंपोजिशन है, गैस की भी वही कंपोजिशन है, तो फिर ये डिफरेंट स्टेट्स क्यों होती है, हाँ क्यों होती, कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होगी कि कोई चीज तो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगी और कोई चीज गैसेज में एग्जिस्ट करेगी। समझ रहे हो, अगर सोचो, अगर जो गैसेज हैं वो गैसेज एकदम से सारे के सारे गैसेज यूनिटी बना लें कि भाई हम गैस में नहीं रहेंगे, हम तो सॉलिड बन के देखेंगे, तो सारे के सारे गैस सॉलिड बन जाए, तो क्या होगा, हम सिंगल स्टेप भी मूव नहीं कर पाएंगे, हमारे चारों तरफ गैस ही गैस है, जैसे वो सॉलिडिफाई होंगी हम अपनी जगह पे कैद हो जाएंगे, है ना। हम क्यों मूव कर पाते हैं, क्योंकि गैस है, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए हम उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इजीली ब्रेक कर देते हैं। अब मैं जैसे मेरे पीछे बोर्ड है, बोर्ड के पीछे दीवार है, तो मैं इसको क्यों पास नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जो ये वाल है या जो बोर्ड है वो सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म का मतलब कि इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मैं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम ही नहीं कर पा रहा हूं।
तो इसका मतलब कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल हुई तीनों स्टेट्स के लिए? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो कह सकते हैं हम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट ऑफ मैटर। कौन कौन से हो सकते हैं ये? जो मेन है, एक ही मेथड कहूंगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्स बहुत अच्छे से जानते हैं, पुश और पुल, है ना। बात यहां पर आ जाओ, इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर की जगह आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, इंटर पार्टिकल। मोलिक्यूलर मतलब मोलिक्यूल्स, पार्टिकल मतलब मेन है पार्टिकल, वो एटम्स के फॉर्म में भी हो सकता है, वो मोलिक्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकता है। इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब अंदर नहीं होता है, इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन टू। बिटवीन टू, जैसे इंटरनेशनल हो गया, बिटवीन टू नेशनल, है ना। इंटर स्टेट, बिटवीन टू स्टेट। इंटर पार्टिकल, बिटवीन टू पार्टिकल। मतलब फोर्सेस बिटवीन टू पार्टिकल्स आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्सेस। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स। अब ये फोर्स बताएगा कि वो सब्सटेंस किसमें एग्जिस्ट करेगा। अब जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो भी दो टाइप के होते हैं भाई, अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस। कौन कौन से हो सकते हैं? इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्स। मतलब कि जो दो मोलिक्यूल्स हैं या दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या फिर उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो अब अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ, मतलब पार्टिकल्स नजदीक नजदीक हैं, हम बहुत ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, फिर भी पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब कि सॉलिड। और अगर जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो स्ट्रोंगर हो गए, मतलब पार्टिकल नजदीक बैठ ही नहीं रहे, बैठते हैं तो ही दूर भाग जाते हैं, बाहर दूर भाग रहे हैं, तो कोई अट्रैक्शन नहीं है, इजीली हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रोंग होंगे तो क्या बोल देंगे? उनको गैसेस बोल देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब दो मोलिक्यूल्स या दो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको इंटरमोलिक्यूलर। अब जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनको स्टडी किया था एक साइंटिस्ट थे, वंडरवाल। ठीक है, जॉन्स वंडरवाल। तो उसी के ओनर में, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में इन फोर्सेस को, अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं? वंडरवाल फोर्सेस। अगर बात क्या था, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स, सिर्फ इंटरमोलिकुलर, तो दोनों हो गए, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बट जब वो कहता है वंडरवाल फोर्स, तो वंडरवाल फोर्स का मतलब सिंपल क्या होगा? किसकी बात कर रहा है वो? अट्रैक्टिव फोर्सेस की। तो जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, सभी पार्टिकल्स के बीच में होते हैं। वंडरवाल फोर्स डू नॉट इंक्लूड आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और आयन डाइपोल बॉन्ड। ठीक है, बहुत सारी बुक है उनमें आयन डाइपोल बॉन्ड को कंसीडर किया हुआ है, बट गलत होगा। वंडरवाल फोर्सेस में आयन डाइपोल फोर्स इंक्लूड नहीं होंगे, कोवलेंट बॉन्ड इंक्लूड नहीं होगा, आयोनिक बॉन्ड इंक्लूड नहीं होगा। तो जब भी हम वंडरवाल फोर्सेस की बात करेंगे, जो कि बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, जो कि बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, जब पार्टिकल की डिस्टेंस, पार्टिकल में जो स्पेस बहुत कम होता है तभी एग्जिस्ट करते हैं। तो इनमें कौन कौन से फोर्स आते हैं? फर्स्ट आता है हमारे पास लंदन फोर्सेस। ठीक है, लंदन फोर्सेस का मतलब ये नहीं कि ब्रिटेन वालों ने ये फोर्स बनाया होगा। तो जो साइंटिस्ट था जो इनको स्टडी कर रहा था, फ्रिट्ज लंदन, तो उसने
उसके ओनर में इसका नाम हो गया लंदन फोर्सेस, तो साइंटिस्ट का सरनेम था ये। दूसरा है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो 4 फोर्सेस हैं, ये 4 फोर्सेस किस में कंसीडर करते हैं हम इनको? वंडरवाल फोर्सेस में। ठीक है, तो वंडरवाल फोर्स जब हम डिस्कस करेंगे तो हम ये चारों के चारों फोर्स डिस्कस करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे स्टेट ऑफ मैटर के लिए। क्लियर है ये? तो ये चीज आ गई है, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये जो सिंपल बेसिक्स आइडिया था ये आपको पढ़ के जरूर देखना है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।